स्वागत है भाई आपका लर्न कोडिंग विद भाई चैनल पे। मैं हूँ रोहित आज़ाद मलिक। ठीक है भाई। और लास्ट सेशन में हमने ना एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया था, मतलब कि डिस्कस किया था कि नेक्स्ट जेएस में हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होता है, और हमने एक डेमो पेज बनाया था। वह हेलो रोहित आज़ाद नेक्स्ट जेएस डेवलपर। ठीक है। तो भाई नेक्स्ट जेएस में ना आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा ना हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा सा भाई करना चाहिए यार। ठीक है, उसके लिए ना मैंने आप लोगों के लिए एक पीपीटी बनाई है। पीपीटी में क्या है भाई, हमें नेक्स्ट जेएस से आगे काम करने से पहले क्या क्या आना चाहिए बिफोर नेक्स्ट जेएस। ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई नेक्स्ट जेएस के अंदर ही सारा हमारा कोड होता है जो कि एडवांस लेवल पे आता है। जैसे आपका एचटीएमएल हो गया, सीएसएस हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, ES6 हो गया और रिएक्ट जेएस हो गया। तो भाई मेन चीज़ हमारा भाई रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस क्या है, हाउ इट्स वर्क एंड वाई इज इम्पोर्टेंट टू लर्न। तो अभी हमें क्यों इंपॉर्टेंट लर्न करना चाहिए भाई। ठीक है। तो अभी आज का हमारा सेशन है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे सेशन को अटेंड कर रहे हो। उसके लिए हम देखते हैं भाई। ठीक है। तो अभी देखो रिएक्ट जेएस क्या है। रिएक्ट जेएस ना एक पावरफुल लाइब्रेरी है, फ्लेक्सिबल है, आपको बिल्डिंग यूजर फेयर इंटरफेस बनाने के लिए आपकी मदद करती है। और भी रिएक्ट जो जेएस है वो डेवलप की थी फेसबुक ने। ठीक है। और इसके भाई बहुत सारे डेवलपर हैं, टॉप कंपनीज हैं जो इसको यूज करती हैं। ये फास्ट है, रिस्पॉन्सिव है, स्केबल है वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। रिएक्ट जेएस ना भी अलो करती है डेवलपर टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरफेस बाय ब्रेकिंग दैम डाउन इनटू स्मॉलर एंड रीयूजेबल कंपोनेंट्स। मतलब कि रिएक्ट जेएस ना भी डेवलपर को प्रदान करती है कि आप एक कंपोनेंट बनाओ और कंपोनेंट को छोटे छोटे चंक्स में बनाकर उसको रीयूज करते रहो। बस भाई एक बार बनाने की ज़रूरत है, उसके बाद आपके रूल के अकॉर्डिंग आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है भाई। इसका भाई लार्ज कोड बेस है, डेवलपर को काफ़ी हेल्प मिलती है क्रिएट करने के लिए, यूजर बेटर एक्सपीरियंस होता है इसका भाई। नेक्स्ट भी हमारा है आउटलाइन एंड बेनिफिट और रिएक्ट। भाई रिएक्ट जेएस के बेनिफिट क्या है भाई। ठीक है। देखो रिएक्ट जेएस बेनिफिट क्या है भाई, बेटर परफॉर्मेंस। अब आप बोलोगे यार कि मैं रिएक्ट जेएस में क्यों घुस रहा हूँ। भाई हल्का फुल्का ना मैं रिएक्ट जेएस के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको रिएक्ट जेएस नहीं पता तो भी पता होना चाहिए, क्योंकि हम ना भी नेक्स्ट जेएस में प्योर रिएक्ट जेएस यूज करेंगे। नेक्स्ट जेएस के अंदर नेक्स्ट जेएस सिर्फ आपका ना भाई फ्रेमवर्क है रिएक्ट जेएस के ऊपर जो काम करता है, और रिएक्ट जेएस आपकी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ना कि फ्रेमवर्क। और भी रिएक्ट जेएस में हम काफ़ी कुछ कोड करते थे जो कि हमें इजीली मिल गया नेक्स्ट जेएस में, इसलिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि भाई अगर हम पूछे कि भाई रिएक्ट जेएस में क्या करता हूँ, भाई बैटर ऑप्टिमाइजेशन भी करता था हमें। इसके पास हमारा खुद का वर्चुअल डोम था, ऑप्टिमाइजेशन, कोड स्प्लिटिंग स्मूथ वे में चलता था। बट उसके लिए हमें काफ़ी सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी। बट नेक्स्ट जेएस हमें वो सारी कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम रिएक्ट जेएस की लाइब्रेरी को यूज करके उसके सिंटैक्स फंक्शन वगैरह हम यूज इजीली अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं। रीयूजेबिलिटी भाई, ये कंपोनेंट बनाता है, उसका रीयूजेबिलिटी कर सकते हो। सेम स्केबिलिटी, रिएक्ट जेएस डिजाइन वर्क टू वेल लार्ज कोड बेस मेकिंग इट ए पॉपुलर चॉइस फॉर बिल्डिंग स्केबल वेब एप्लीकेशन। भाई काफ़ी सारे लोग इसको पसंद करते हैं, एप्लीकेशन बनाने में इसको मैनेज करने में आसानी होती है। रिएक्ट जेएस के डेवलपर की काफ़ी सारी डिमांड है भाई। ठीक है। कंपेटेबल रिएक्ट जेएस भाई कंपेटेबल है वाइड रेंज ऑफ वेब ब्राउजर। ठीक है। मतलब कि आपने रिएक्ट जेएस जो क्रॉस वेब हमारा प्लेटफॉर्म्स के लिए कंपेटेबल है। विच कम्युनिटी सपोर्ट, भाई आपको हेल्प कहाँ से मिलेगी रिएक्ट जेएस, जब रिएक्ट जेएस की लार्ज कम्युनिटी है, डेवलपर है, कम्युनिटी है, टूल्स हैं, रिसोर्सेस हैं, अदर्स डेवलपर हैं, लर्निंग टूल्स है भाई। अब तो चैट जीपीटी भी आ गया, आप चैट जीपीटी सर्च कर सकते हो। स्टैक ओवरफ्लो था इससे पहले, काफ़ी कम्युनिटीज़ थी भाई। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो भाई टॉपिक कवर इसको छोड़ो अभी। वाई शुड यूज़ बाई रिएक्ट जेएस, क्योंकि भाई हमें एप्लीकेशन बनानी है, सिंपल हमें बने बनाए फंक्शन मिल जाते हैं, इसलिए हम रिएक्ट जेएस को यूज़ करते हैं। हाँ भाई रिएक्ट जेएस क्या भाई, देखो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। अब भाई डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है, एक होती है इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग। ठीक है। कंपोनेंट बेस्ड जो आपका वो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग है। रिएक्ट मेड इज पेनफुल टू क्रिएट ए इंटरेक्टिव यूआई, डिजाइन सिंपल व्यू फॉर ईच स्टेट इन योर एप्लीकेशन, and React will efficiently update and render just the right component when your data change. Declarative view make your code more predictable and easier to debugger. कहने मतलब ये है भाई यहाँ पे कि रिएक्ट आपकी डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग है। जो भी आपका स्टेट अपडेट होती है राइट कंपोनेंट में जाके आपका कंपोनेंट अपडेट कर देता है, और ईजिली आपको डिबग करने के लिए यूज होता है। जैसे आपका कंपोनेंट बेस है भाई। ठीक है। कंपोनेंट हमने बना दिया, डेटा अपडेट हुआ, कंपोनेंट में गया, कंपोनेंट में उसको रीरेंडर कर दिया। अब भी यहाँ पर आता है डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव में क्या फ़र्क होता है। चलो देखो आप, डिक्लेरेटिव क्या होता है, हमने डिक्लेयर कर दिया, खत्म।
मतलब एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूं कि भी मान लो भाई हमें आइसक्रीम लेनी है, ठीक है। मैं गया से एक शॉप पे, मैंने बोला भाई मुझे चॉकलेट आइसक्रीम दे दो, उसने मुझे चॉकलेट आइसक्रीम दे दी, ठीक है। ये आपका डिक्लेरेटिव हो गया। अब अगर मैं दुकान पे जाके बोलूँ भाई एक काम करना, चॉकलेट लेना, मिल्क शेक लेना, मिल्क शेक को पहले आप उबालो, उसको इतने डिग्री पे ठंडा करो, इसको आप फ्रिज में जमाओ, इतने घंटे के बाद इसमें आपने दूध में डालना है, काजू डालना है, किशमिश डालना है, मीठा करना है, और एक प्लास्टिक की डंडी लेना, दूध में डालना ताकि वो जम जाए। उसके बाद जमने के बाद आप इस पर आइसक्रीम का रोल करना, और आइसक्रीम का रोल करने के बाद आप इसको फिर से जमाना, और जमाने के बाद आप मुझे वो दो। इसको बोलते हैं इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग। यानी कि मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप बताया। आप भाई रसोई में जाओ, गैस ऑन करो, पतीला रखो, गैस पतीले में पानी डालो, पानी को गर्म करो, उसमें चाय पत्ती डालो, चीनी डालो, दूध डालो। जब वो अच्छी तरह उबल जाए उसको कप में छान के लेके आओ, और उस कप के नीचे एक प्लेट लगा के आओ, ठीक है भाई, आप मेरे लिए चाय बना के लेके आओ। तो मैं उसको सारे इंस्ट्रक्शन दूंगा, तो वो इंपेरेटिव होता है। डिक्लेरेटिव क्या होता है, भाई रोहित एक काम कर, मेरे लिए एक कप चाय बना ला, बस खत्म। तो इसका मतलब उसको पता है कि भी चाय कैसे बनानी, कैसे लेके आनी, वो डिक्लेरेटिव होता है। तो रिएक्ट जेएस हमारी डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग है। आई होप यू अंडरस्टैंड। भाई अगर नहीं आया तो आप मुझे बताना, मैं दोबारा समझा दूंगा। भैया भाई रिएक्ट के पास अपना खुद का वर्चुअल डोम है। वर्चुअल डोम इन द सेंस कि देखो भाई, डोम जो होता है, डोम को जब भी आप अपडेट करते हो ना, काफ़ी कॉस्टली होता है डोम, ठीक है, अपडेट कराना। ये नहीं है कि भी आपने क्लिक किया और डोम अपडेट हो गया। भाई डोम अपडेट करने के लिए उसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें, मैकेनिज्म यूज होता है ब्राउज़र के अंदर। ये नहीं है कि आपने HTML लिखा और सारा कोड आपका ब्राउज़र पे रन करके आ गया, नहीं, पीछे काफ़ी सारी उसकी प्रोसेसिंग चलती है। और भी वर्चुअल डोम क्या है, वर्चुअल डोम एज ए ऑब्जेक्ट है आपका। किसने एक ऑब्जेक्ट बना के धर लिया अपने पास। जब तक आप वर्चुअल डोम में चेंजेस करोगे तो ये वर्चुअल डोम को और एक्चुअल डोम को कंपेयर करेगा। अगर वर्चुअल डोम में जहाँ भी कुछ चेंजेस हैं, सिर्फ वो पार्ट ये अपडेट कर देगा, री रेंडर बेस ऑन द आपके रूल एंड लॉजिक के, ठीक है भाई। हाई परफॉर्मेंस रीयूज बाय वर्चुअल डोम, भाई ये वर्चुअल डोम, ठीक है, इसके आप थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लेना गूगल पे, ठीक है भाई। मैं फटाफट कर एक भाई इसके साथ ना JSX सिंटैक्स होता है। अब JSX क्या है भाई, JSX सिंटैक्स है भाई, वो आपको ना हेल्प करता है ताकि जो आपको HTML आता, आप HTML कोड JSX सिंटैक्स के अंदर लिख सको। फेमिलियर है, क्योंकि भाई मैं बेसिकली अभी HTML में काम कर रहा था, मुझे HTML लिखने की आदत है। अब अगर मैं जावास्क्रिप्ट में लिखूंगा तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट नोड, इनर, अपेंड, अपेंड HTML, कॉन्टेक्स्ट टेक्स्ट, कितने सारे मुझे मेथड लगाने पड़ेंगे डायरेक्ट JS के थ्रू। तो JSX क्या करता है, जो आपने डायरेक्ट HTML फॉर्मेट में HTML लिखा है उसको एक कन्वर्ट कर देगा JS के अंदर, और वो JS का जो कोड है फिर आपका रन करेगा ब्राउजर पे। तो JS यहाँ पे आपकी हेल्प करता है, ठीक है भाई, इतना काफ़ी यार आपके लिए। फिर भाई नेक्स्ट आता है कि भी रिएक्ट 16.8 के बाद ने कुछ हुक्स इंट्रोड्यूस किए थे, हुक्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे भाई कौन से यूनिक हुक्स पता होना चाहिए, जैसे भाई यूज स्टेट हो गया आपका, यूज स्टेट कहाँ यूज होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है। यूज इफेक्ट हम कैसे यूज करते हैं, यूज कॉन्टेक्स्ट हो गया आपका, यूज रिड्यूसर हो गया, यूज कॉल बैक, यूज मेमो, यूज रैप, यूज लेआउट इफेक्ट, यूज डीबग वैल्यू। ये कुछ मेन है आपके हुक्स जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। उसके बाद भाई आपको सीखने से पहले HTML आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, ES5 के सिंटेक्स आपको पता होने चाहिए, फैट एरो, क्लासेस, लैट, कौन सा हम क्यों यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट, लिटरल, सिंटेक्स, इवेंट हैंडलर हमारे कैसे काम करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मैंने ले ली। उसके बाद ऐड इवेंट लिसनर डॉट क्लिक करूँगा तो मेरा एक फंक्शन ट्रिगर होगा जो कि अलर्ट करेगा हेलो वर्ल्ड। ये आपको सिंपली पता होना चाहिए, हमारा नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में काम करता है। और जे क्वेरी में हमारा कैसे काम करता है भाई, जे क्वेरी हमने लाइब्रेरी थी, CDN यूज किया, और डॉलर के साथ अगर आईडी है तो हैश लगा दिया, क्लास है तो डॉट लगा दी, नहीं तो डायरेक्ट टैग नेम कर दिया हमने। बटन क्लिक फंक्शन, ये सब एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ मैंने। अब भाई सेम चीज़ अगर हमें रिएक्ट में करनी हो तो पहले हम क्या करेंगे, रिएक्ट को इंपोर्ट कराएंगे, और भी उसके अंदर हम एक मेथड बना देंगे शो मैसेज। अब ये मेथड कहाँ क्लिक होगा, ऑन क्लिक पे। देखो रिएक्ट में और नेक्स्ट जेएस में बात करें, जब भी आप कोई भी इवेंट हैंडलर लगाते हो, आपका माउस ओवर हो गया, क्लिक हो गया, इवेंट हो गया, आपका डैश वाला नहीं जाएगा, हमेशा लोअर केस और अपर केस के साथ जाता है। जैसे ऑन क्लिक जो डैश था वो क्लिक हो गया, ठीक है भाई, कैमल केस है जिसको कैमल केस बोलते हैं। नेक्स्ट भाई आर्किटेक्चर हमारा रिएक्ट का कैसा होता है आपको पता होना चाहिए। वर्चुअल डोम हमारा क्या काम करता है वो पता होना चाहिए आपको, ठीक है भाई।
थोड़ी बहुत एक बार आप इसकी रिव्यू वगैरह पढ़ लेना, क्योंकि ना ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में पीछे बताया था कि नेक्स्ट जेएस का जो फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होता है, आर्किटेक्चर, या कोई आपके पास प्रोजेक्ट आया, आप उस प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर कैसे बनाओगे। कि मेरे को भाई आर्किटेक्चर मीन्स होता है कि मेरे को ये फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर मेरे पास सब फोल्डर ये जाएंगे, और मुझे एपीआई कॉल करनी है, एपीआई के लिए मुझे कौन सा कंपोनेंट करना है, मुझे एपीआई बनानी है, कैसे करना है, कंपोनेंट बनाना है, कहाँ जाएगा, कैसे होगा, सारा एक्सेट्रा वगैरह। भाई सिंपल सा यहाँ पे थोड़ा सा वो दिया हुआ है बने एक पीपीटीपी के थ्रू, कि भी अभी यू कैन कंटिन्यू यूजिंग डोम मेथड टू क्रिएट ए न्यू एच वन एलिमेंट। अगर मैं एक एच वन एलिमेंट बनाता हूँ सिंपल प्योर जावास्क्रिप्ट के साथ, तो मुझे कितना कितना कोड लिखना पड़ेगा। मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा ऐप नाम से, उसमें लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ऐप। ठीक है, उसके बाद मैंने एक एच वन एलिमेंट बनाना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एच वन। उसके बाद मैंने इसको कॉन्स्ट हेडर के अंदर स्टोर करा दिया, और भी हेडर कंटेंट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, इसके अंदर मैंने टेक्स्ट डाल दिया है। और अगर मेरे को अगर ये अपेंड कराना हो, तो हेडर डॉट अपेंड चाइल्ड हेडर कंटेंट, जो कंटेंट मैंने भी बनाया था डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड के साथ, वो मुझे इसके अंदर अपेंड करना पड़ेगा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैंने ऊपर ऐप बनाया था डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ऐप के अंदर जो मैंने इसको स्टोर कराया था, तो ऐप डॉट अपेंड डॉट चाइल्ड हेडर, तब जाकर मेरा ये अपेंड होगा एच वन टाइटल एच वन। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारा HTML बेस्ड डोम। इफ यू आर look at the DOM element inside your browser developer tool, you will notice the DOM included with the h1 element. To DOM of the page is different from the source code, or in other word it is original HTML file you created. भाई यहाँ पर रोहित आज़ाद ये कहना चाह रहा है कि अगर आप जावास्क्रिप्ट से H1 बनाते हो और उसको शो कराते हो, तो आपका वो पेज में तो आ जाएगा, बट जब भी आप इसका सोर्स देखोगे ना, सोर्स आपका डोम से अलग दिखेगा, क्योंकि सोर्स में हमेशा वही चीज़ आती है जो आपकी सर्वर साइड रेंडरिंग होती है। यहाँ पे सोर्स में आपको H1 नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि H1 आप एज ए जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्रिएट कर रहे हो और आप ब्राउज़र पे शो करा रहे हो। तो यहाँ पे रोहित आज़ाद यही कहना चाह रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारा इम्पेरेटिव विथ डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। यहाँ मैंने एग्जांपल देके बताया, बाकी आपको पता ही है भाई, समझ में आ गया होगा। रिएक्ट ए डिक्लेरेटिव यूआई लाइब्रेरी। ठीक है भाई, यहाँ पे सीडीएन के थ्रू मैंने तो कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। लाइब्रेरी मैंने उठाई सीडीएन की, रिएक्ट की और रिएक्ट डोम की, और उसके बाद मैंने एक बना दिया गेट एलिमेंट बाई आईडी ऐप, और रिएक्ट डोम डॉट रेंडर करके मैंने H1 को इसमें रेंडर करा दिया। वाई JSX हमें क्यों चाहिए, जैसे मैंने आपको बताई दिया JSX हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें HTML की लाइक की तरह सिंटैक्स लिखना है, जैसे हम HTML लिखते हैं। ठीक, और बेबल क्या करता है इसको भाई, बेबल इसको कंपाइल कर देता है सारे कोड को, ताकि जावास्क्रिप्ट को इसी आसानी से समझ सकें। और कुछ नहीं है भाई, इतना ही है। ठीक है, अगर मैं फाइनल कोड देखूं, तो फाइनल कोड मेरा ये है भाई, DYD ऐप आ गया, नीचे मैंने 2 लाइब्रेरी इंस्टॉल करा दी, रिएक्ट एंड रिएक्ट डोम की, और मैंने एक बेबल की स्क्रिप्ट इंपोर्ट करा दी, बेबल डॉट मीन डॉट जेएस, और स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट/JSX आएगा। आप यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, इंटरव्यू में भी पूछी जाती है कि अगर आप JSX लिख रहे हो तो आपका टाइप में क्या जाएगा, टेक्स्ट/JSX या JSX से यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट लिख कर दे देंगे, और अंदर ये कोड डाल देंगे, बोलेंगे, पूछेंगे बताओ इसमें क्या एरर आई है। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारा आता है रिएक्ट JS कंपोनेंट। हम कैसे बनाते हैं, सिंपल है यार, एक कंपोनेंट हम आगे देखेंगे। क्रिएट नेक्स्ट ऐप, ठीक है भाई, आगे देखेंगे। रोड मैप ऑफ द नेक्स्ट JS, भाई ठीक है, इतना ही बहुत है। ठीक है, तो भी ये था हमारा वैसे जो हमें पहले पता होना चाहिए। आई होप आपको अंडरस्टैंड आया होगा। और इसके बाद भाई हम नेक्स्ट JS से स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट JS का आगे का सेशन स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इतना पढ़िए, रीड कीजिए, कुछ समझिए। कुछ अगर आपको दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, कुछ आपके क्वेश्चन हैं, डाउट्स है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर 101% नहीं यार, 100% दूंगा यार, 101% नहीं। ठीक है भाई, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि और लोगों तक भी पहुँचे और मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले।